हाँ था दिमाग भाई। FE/mg पता क्या हो रहा है अभी ना, क्या है पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, ठीक है हो गई गलती भाई, अब एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। अच्छे से इनका रिलेशनशिप है, ये मीडियम जो है ना ये आ गया, इसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो प्यार है भाई वो डिसरप्ट होगा। अब जितना ज्यादा बढ़िया मीडियम होगा उतना ज्यादा ये डिसरप्ट होगा, है ना। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमने ये सारा तामझाम करा था, तो ये करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक में क्या है, ट्रिक में क्या है, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई सब, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम है वरुण। बेटा आज हम लेके आए हैं हमारी करंट सीरीज इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2, और आज हम बात करने वाले हैं बेटा कूलम्ब्स फोर्सेस पे। मैं जानता हूं मोस्टली आप अगर देखें तो YouTube पे आपको चार्जेस और फोर्स का एक कंबाइंड लेक्चर मिलेंगे, है ना। बहुत सब लोग इसको एक साथ पढ़ाते हैं, बट क्योंकि मैंने ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे, ये वीडियो नीट जेई के लिए भी बना रहे हैं, सिर्फ CBSE के लिए नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत से ही दुरुस्त रहे। कॉन्सेप्ट दुरुस्त है तो बस टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अलग अलग कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। इसलिए हमने पहला जो वीडियो बनाया था वो डेडिकेटेड था सिर्फ चार्जेस पे। होप आपको पसंद आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वीडियो विच इज बेस्ड ऑन द सेम चैप्टर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही है। अब कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स को अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि कूलम पेपर लिख रहे थे और उन्होंने ऐसा देख के न्यूटन की कॉपी में से चिटिंग कर ली। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो अपन ने 11वीं में पढ़ा था, अगर आप वो देखोगे तो आप देखोगे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि अगर दो मास m1 m2 which are separated by a distance, let's say some distance r, ये distance हमेशा सेंटर से सेंटर का लेना होता है बेटा। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना वो कितना होता है, वो होता है g m1 m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये ब्रह्मांड में बाहर है, ये बाहर है कि भैया दो मास एक दूसरे को जिस फोर्स से खींच रहे हैं वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ये आता है। जो चीज बेटा ब्रह्मांड में बाहर आपको दिख रही है वही फोर्स, लगभग वही फोर्स छोटे छोटे टाइनी चार्ज पार्टिकल जो आपके शरीर में फैले हैं उसमें भी कुछ वैसा सा ही काम हो रहा है। यानी अगर दो चार्ज विच आर Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी होगी वो कूलम लॉ बताता है। और वो फोर्स का फॉर्मूला ये कहते हैं, कूलम ये कहते हैं कि वो जो फोर्स होगी ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था बिल्कुल वैसा सा ही बन रहा है। अब इसको बेटा अगर आप एक साथ लिखो फर्स्ट और सेकंड को, तो आपको जो फोर्स मिलेगी वो मिल जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर, जिसमें जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा हटेगा तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा विच विल बी k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। दिस इज Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बेटा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमको पता है, इट इज ऑलवेज, ये कैसा होता है बेटा, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ये हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अट्रैक्ट नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज बॉडीज पॉजिटिव हैं, या दोनों चार्ज पॉटी सर क्या कह रहे हैं, दोनों चार्ज पॉटी क्या होता है, दोनों चार्ज बॉडी जो है वो सेम चार्ज पे हैं, सेम नेचर का चार्ज है या डिफरेंट नेचर का चार्ज है। एनीवेज क्या निकल रहा है सर, पॉटी वॉटी निकल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें समझ आई होगी। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें देता है बेटा वो ये है, ये के कांस्टेंट। ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट क्या है, आओ पहले इसको जरा खोला जाए, इसको देखा जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूं समथिंग अबाउट कांस्टेंट, दिस कूलम्स कांस्टेंट के। बेटा ध्यान से देखना, ये जो के होता है ना
ये के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस कांस्टेंट को समझाने के चक्कर में एक अजीब व गरीब सी क्वांटिटी आ गई, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा? ये बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, नॉट यहां लगा दिया, एप्सिलॉन है ये। एप्सिलॉन यहां पर किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा परमिटिविटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फ्री स्पेस। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू जब हमने निकाली, मतलब फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू आई बेटा 8.854 इंटू 10 की पावर -12। 8.854 इंटू 10 की पावर -12 यूनिट इसकी लगाओगे तो यूनिट इसकी कितनी आ जाएगी? देखो अब सुनो, ये भी साथ के साथ तुम यूनिट्स भी, जो पूरा का पूरा यूनिट कैसे बनाते हैं उसको भी समझते जाओ। असली में तुम देखोगे तो जो तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला के, मैं इस के की जगह बेटा ये रख सकता हूं। ओहो, एक तो वीडियो बनाते समय ना ये चीजें जो बन जाती है ना, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं चाहूं तो इस के की वजह बेटा ये रख सकता हूं। यानी ये एफ को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं एफ को ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं। अब आपको जिसकी भी यूनिट निकालनी हो आप उसको इस तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक के यूनिट निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर इस के की यूनिट चाहिए, के की यूनिट, तो बेटा बाकी सबको इधर फेंक दो, आपको के की यूनिट मिल जाएगी। तो देखो के किसके बराबर होगा? के किसके बराबर होगा? के बराबर होगा बेटा, देखो के को यहां रखो, यहां फेंको, फोर्स टाइम्स आर का स्क्वायर बटे Q1 Q2 यानी Q का स्क्वायर, के इसके बराबर होगा। तो के की यूनिट आ जाएगी बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। तो के की यूनिट ये आ गई। अब तुम ध्यान से देखो, के और एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो के की यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट उससे उल्टी हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे यूनिट फॉर्मेशन कर सकते हो। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सारी यूनिट्स होती है, तुम सारा याद कहां से कर पाओगे, है ना। मेरे को चीजें याद नहीं रहती, तो आप समझ के करो। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप ऐसे यूनिट्स याद कर सकते हो। लंबी सी यूनिट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब सुनो। सो परमिटिविटी हमें पता चला कि ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जब ये वैल्यू बेटा हमने यहां रखी और इसको सॉल्व करा, देखो 4 पाई और ये वैल्यू यहां रखी, तो के की वैल्यू निकल के आई, 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट तुम्हें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, यहां बता रखी है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो यहां पर बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको के की, आप परमिटिविटी की वैल्यू डायरेक्ट ना रख के आप के की ये वैल्यू याद रखो और ये वैल्यू रख सकते हो। साथ में ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दोनों की, ये आपको पता रहना चाहिए। रिलेशन पता रहना चाहिए कि के जो है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, और परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। अब सवाल ये आता है, याद रखना, परमिटिविटी जो होती है फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। परमिटिविटी बढ़ी तो फोर्स घटी। अब सर ये तो बताओ परमिटिविटी है क्या? तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज परमिटिविटी विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझो, इसको ध्यान से सुनना एक बार। मान लो तुम्हारे पास दो पाइप है, दोनों में पानी जा रहा है, ये पाइप कम चौड़ी है, ये ज्यादा चौड़ी है, तो इस पाइप का जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा पानी को वो ज्यादा होगा। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पानी कम जाएगा, है, रेजिस्टेंस हाई है तो पानी कम जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कम है तो पानी ज्यादा जाएगा। परमिटिविटी भी वैसी है, अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगी, और परमिटिविटी अगर कम है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये रिलेशन को समझाने का एक तरीका है। अब यहां पर
दिक्कत ये आती है कि सर ये तो हम ट्रेंड तो समझ गए, ये नहीं समझ आ रहा कि अभी भी ये परमिटिविटी है क्या। तो ध्यान से सुनो, परमिटिविटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। दो जो चार्जेस रखे हैं ना, दो चार्ज, जैसे ये चार्ज हमने रखे हैं, ये चार्ज के बीच में क्या है, ये किस मीडियम में रखे हैं। परमिटिविटी उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम कोई सा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दो बॉडीज पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है, वो चाहे एयर में देख लो, वैक्यूम में देख लो, कोका कोला में देख लो, पेप्सी में देख लो, दीवार के अंदर देख लो, दीवार के बाहर देख लो, कुछ भी कर लो, वो उस पर डिपेंड ही नहीं करती है। उसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे आते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मीडियम की प्रॉपर्टी आ जाती है। ग्रेविटेशनल में नहीं आती, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आ जाती है। मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है फोर्स, मीडियम पे डिपेंड करती है ये फोर्स। तो उसी किस तरीके से ये चेंज होगी, उसी को परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो कितना फोर्स जो चार्जेस के बीच में लग रही है ना, उसको कितना डिस्टरप्ट कर पाता है। परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिस्टरप्ट करेगा बीच की फोर्स को। जैसे एग्जांपल, बढ़िया से अच्छे से इनका रिलेशनशिप है, ये मीडियम जो है ना, ये आ गया, इसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो प्यार है भाई, वो डिस्टरप्ट हो रहा है। अब जितना ज्यादा बढ़िया मीडियम होगा, उतना ज्यादा ये डिस्टरप्ट होगा, है ना। अब देखो, समझाने का कुछ तो तरीका चाहिए, तो ये तरीके से समझ सकते हो। अगर ये मान लो ये है ही नहीं, तो बढ़िया से दोनों के बीच की फोर्स चल रही है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। तो याद रखो कि ये जो होती है ना, ये है बेटा परमिटिविटी, ये है परमिटिविटी। ये दो मीडियम के बीच में रहने वाली फोर्स को कितना ज्यादा डिस्टरप्ट कर सकता है, ये उसी पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू सबसे कम हो तो इनके बीच का प्यार बना रहेगा। दो चार्जेस के बीच का, मान लो चार्ज Q1 चार्ज Q2, इनका प्यार तब बना रहेगा जब इसकी वैल्यू कम से कम हो, है ना। तो कम से कम हो, यानी ये सबसे कम कहां मिले, जहां मीडियम प्रेजेंट ना हो, मतलब वैक्यूम या एयर में, वहां इसकी वैल्यू कम से कम होगी। अब जैसे जैसे दूसरा मीडियम आता जाएगा, वाटर, ग्लास, कुछ भी, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, उतना ही ये फोर्स को डिस्टरप्ट करेगा, और एक टाइम के बाद इनकी फोर्स कम से कम होते होते सीधा डिस्रप्शन, ब्रेकअप के बात समझ गए। तो परमिटिविटी इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, वही यहां पर लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, लेट्स से वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, ठीक है, और ये वैक्यूम में रखा है। ये किस में रखा है, ये वैक्यूम में रखा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी बेटा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम इज K, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी वैक्यूम या एयर आ जाए तो उसकी परमिटिविटी को अपन एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जिसकी फिक्स वैल्यू है जो मैंने पीछे बताई थी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यही अगर मान लो ये किसी मीडियम में रखा है, किसी स्पेसिफिक मीडियम, कोई भी मीडियम है, कोई भी स्पेसिफिक मीडियम है जिसमें ये दो चार्जेस आपने रखे हैं, Q1 और Q2, तो ऐसे में इनके बीच की जो फोर्स होगी बेटा, अब जो फोर्स होगी वो फोर्स इन ऑफ अ मीडियम, यानी 1/4 पाई। अब यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, इसकी जो भी परमिटिविटी है, जो कि है EM, और ये आ गया सेम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या आप ये बात समझे? तो ये आप ऐसे करके, मतलब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ अपन कहते हैं ना, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए लगा लेना। कोई मीडियम आ जाता है तब आपको परमिटिविटी को ऐसे छेड़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझे? अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे जनरल क्राइटेरिया ही पूछूं तो तुमको ये तो पता है ना कि ये सबसे छोटी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, सबसे छोटी वैल्यू, है ना। यानी अगर कोई भी मीडियम आएगा तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से तो ज्यादा ही होगी। तो क्यों ना हम कोई रिलेशन निकाल लें। मतलब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं EM बाय E नॉट का रेशो कभी निकालूं,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वैल्यू की मतलब इसका रेशो जो होगा, इसकी सबसे छोटी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1, मतलब सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मीडियम एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा ही होगा। अगर ये मान लो एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी हो गया तो ऊपर नीचे कट के 1 आ जाएगा, वरना मीडियम की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, है ना। तो मैंने बोल दिया कि इसका रेशो बराबर है बेटा, इसका रेशो बराबर है बेटा ई आर के, और ई आर बेटा यहां कुछ नहीं, हमारा एक नया टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आगे जब सेकंड चैप्टर में आएंगे तो मैं रिलेटिव परमिटिविटी को ही एक अलग टर्म में तुम्हें समझाऊंगा, जिसको हम के भी कहते हैं, जिसको आप प्यार से दूसरी भाषा में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हो। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है? ये रेशो बताता है। या जनरल अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास ग्लास है, ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, तो इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास 7 का क्या मतलब है? मतलब जब तुमने परमिटिविटी ऑफ ग्लास बटे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को जब काटा होगा तो आंसर 7 आया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ग्लास की परमिटिविटी वैक्यूम के मुकाबले कितने गुना ज्यादा है। जितना ज्यादा परमिटिविटी उतनी कम फोर्स, यानी पर रिलेटिव परमिटिविटी तुम्हें यह भी बता देती है कि ये मतलब कि ये नेट फोर्स को अगर वैक्यूम में रखा है तो कितने गुना कम कर देगी। देखो अगर मैं इसको समझाने का एक और बढ़िया तरीका है, अभी तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, अब देखो यहां देखो, मान लो मैं इसका रेशो ले लूं FE बाय FM, इसको काटना पीटना स्टार्ट करूं तो ये क्या चीज बन के आएगी। या रेशो नहीं लेना चाहते तो रिप्लेस कर दो। जैसे EM को, मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूं? K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट या ER टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं ना। EM को एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ER। बेटा EM की जगह रिप्लेस करो, इसको यहां पर रिप्लेस करो तो FM क्या आ जाएगा 4 पाई, और EM की जगह एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ER या K भी यूज कर सकते हो, और ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं आप इसको गौर करो, सिर्फ इसको गौर करो। ये क्या है? ये तो यही फॉर्मूला लिखा है सर आपने। मतलब ये चीज किसके बराबर है? तो फोर्स के बराबर है। जब ये वैक्यूम में था तो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं इस फोर्स से, यानी FM किसके बराबर आ जाएगा? FM बराबर आ जाएगा फोर्स इन वैक्यूम बटे एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब आपको ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सबसे ज्यादा यहां थी वो एक इस मीडियम में आने की वजह से कितने टाइम्स कम हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो आई होप ये समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं इससे और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यानी अगर मैं इसको समराइज करने पे आऊं तो मैं बोल सकता हूं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है वो आपकी हमेशा आपको ये बताती है कि फोर्स कितने गुना कम हो गई है। वैक्यूम की परमिटिविटी इज लोएस्ट, जैसे मैंने बताया, और जैसे जैसे कोई मीडियम आता है तो ये परमिटिविटी बढ़ती जाती है। तो परमिटिविटी लोएस्ट है तो फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी। मीनिंग इन वाटर और ग्लास परमिटिविटी इज हायर, तो मीनिंग द मटेरियल रेजिस्ट द फील्ड कॉजिंग फोर्स टू डिक्रीज। यही मैंने आपको समझाया है। इसकी यूनिट क्या है? परमिटिविटी की यूनिट। अब इस चीज को भी समझो, आपसे जेई में क्या सवाल पूछते हैं, एग्जांपल सुनो। परमिटिविटी की यूनिट तो अपन ने देखी है यहां पर, है ना। के की जो यूनिट होती है उसका उल्टा कर दो, के की यूनिट का उल्टा कर दो तो कूलम स्क्वायर कहां गया? परमिटिविटी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट होती है। लेकिन आपसे पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट बता दो या डायमेंशन बता दो, तो इसकी आप कैसे बताएंगे भाई? रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ये तो डायमेंशन लेस है। ये रिलेटिव परमिटिविटी तो डायमेंशन लेस है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? EM बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ऊपर भी सेम फिजिकल क्वांटिटी, नीचे भी सेम, तो कट जाएगा, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी और कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन परमिटिविटी की डायमेंशन और यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होती है? तो अब इसको निकाल लीजिए। ये होती है कितनी? m-1 l-3 t की पावर 4 और a का स्क्वायर। तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए। तो आई होप ये चीज समझ आई, और इसका डायमेंशन निकालना भी हो तो उस फॉर्मूले में रख के F = K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर से, वहां से आप निकाल सकते हैं। इसकी अगर आप यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होती है बेटा फराड पर मीटर, फराड पर मीटर। अब ये कहां से आया, ये जब मैं आपको कैपेसिटेंस करवाऊंगा वहां से इसको हमने निकाला है। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, एक फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा C टाइम्स D बाई A। अब ध्यान से देखो C क्या है, कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होती है फराड, D है डिस्टेंस मीटर में, और एरिया होता है मीटर का स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर गया तो ये आया फराड पर मीटर, वही बेटा इसकी यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये अब ये फॉर्मूला कैसे है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी खत्म होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। आप ये भी याद रखिए कि रिलेटिव परमिटिविटी से आपको ये भी आइडिया होता है कि फोर्स मीडियम में कितने गुना कम हो गई है, तो F वैक्यूम बाय ER, ये मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया, FE वैक्यूम बाय ER, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो यहाँ पर ये चीज़ में हमारी खत्म होती है। आई होप आपको परमिटिविटी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब ये जो फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे वो सेंट्रल फोर्स थी, है ना, और कैसी थी, कंजर्वेटिव थी। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं है ना। ग्रेविटेशनल तो बहुत वीक फोर्स है। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बच्चा कहता है ये वीक कैसे हो गया सर, मतलब इतनी दूर दूर तक के प्लैनेट को पकड़ रखा है तो ये वीक कैसे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा बहुत पावरफुल है। मतलब बाहर जो तुम देख रहे हो ना, सूरज ने जो पकड़ रखा है दूर दूर के प्लैनेट को, उसके बीच की फोर्स कुछ भी नहीं है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, बल्कि जो न्यूक्लियर फोर्स है तुम्हारे शरीर के एटम के अंदर, वो इससे बहुत ज्यादा है ना। कैसे कैसे कमाल की बातें अगर देखोगे तो। और ये बकायदा क्वेश्चन भी आता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए या 2 प्रोटॉन के लिए तुमसे रेशो पूछता है कि भैया रेशो बता दो ग्रेविटेशनल फोर्स का और न्यूक्लियर फोर्स का, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, न्यूक्लियर तो नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये 10 की पावर 36 से 42 के लपेटे में आता है, इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो आइए थोड़ा सा इन फोर्सेस के बारे में देखते हैं कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट, इट एक्ट्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज। मतलब समझो, ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए काम करेगा, या फिर ये पॉइंट चार्जेस के लिए काम करेगा। कहाँ काम नहीं करता, नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बॉडीज के लिए काम नहीं करता। मतलब तुमने बहुत सारे चार्ज डाल रखे हैं एक ही जगह पर, बिल्कुल भसड़ मचा रखी है, वहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ये सिर्फ एक छोटे मोटे टाइनी पीनी इट्स बिट्स चार्जेस के लिए डिपेंड करता है और वहीं काम करता है। और याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जितने क्वेश्चन आएंगे तुम सब देखना, कभी भी उन दोनों चार्जेस के बीच का, तुम देख लेना पूरी फर्स्ट बुक में, कभी भी 2 चार्जेस के बीच की 2 दूरी होगी ना, वो हमेशा तुम देखना 1 मीटर या 10⁻³ मीटर, 10⁻⁻5 मीटर, इसी में होगी। कभी फेम्टोमीटर तक के दूरी तक ये नहीं कोई क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो तुम कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाता है कि क्यों ये फेम्टोमीटर का डिस्टेंस पे चार्ज को रख के कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पूछता। तो ये तो है पहला कि सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए रखता है, सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए ये नहीं लगता। दूसरा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, यानी 1/f जो है वो फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी वैसे ही। और ये साथ के साथ, और मैग्नीट्यूड में देखो तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना Q1 Q2 के, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है, वहाँ मास का प्रोडक्ट था या चार्जेस का। फिर ये एक सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब क्या है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। मतलब ये 2 चार्जेस हैं, जैसे ये 2 चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो ये इस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे ही करेंगे। या तो ये ऐसे पास आएंगे या ऐसे दूर जाएंगे। ये कभी ऐसे नहीं हो सकता कि ये इसको ऐसा ऊपर खींच ले, ये चीज पॉसिबल नहीं है बेटा, ये कभी नहीं है, ऊपर नहीं खींच पाएगा। तो ये चीज याद रखना। तो ये इसका मतलब है कि ये सेंट्रल फोर्स है। दूसरा आपको क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव है, मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पोजीशन पे डिपेंड करती है कि चार्ज शुरुआत में कहाँ है और आखिरी में कहाँ है, ये वो चीज देखती है। ये नहीं देखती कि चार्ज कैसे कैसे पास आए या कैसे दूर गए, उस पाथ पे ये डिपेंड नहीं करती है। तो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, एग्जैक्टली लाइक ग्रेविटी। ये डिपेंड करती है मीडियम की परमिटिविटी पे। कैसे करती है, परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो फोर्स है
ये परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतनी कम फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या था न्यूटन थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ ये था, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब ये पेयर में एक्ट करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो एक ये बड़ा चार्ज है लेट्स से Q1 और एक ये छुटकू चार्ज है लेट्स से Q2। ये दोनों r डिस्टेंस पे है। अब अगर तुमसे कोई पूछे, मान लो ये दोनों सेम नेचर के हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। हमने फर्स्ट में ये देखा है, जो मेरा पहला लेक्चर था। अगर नहीं पढ़ा आपने तो लिंक आ रहा होगा, जाओ क्लिक करो, पहले वो देखो, उसको बहुत डिटेल में समझाया है। तो बेटा इस चार्ज पे जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, वो इधर होगी। इस पे फोर्स होगी यहां होगी। अब F12 कितनी होगी बेटा? सेम K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली F21 कितनी होगी? F21 होगी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो तो सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा है तो इसको ज्यादा तेजी से खींचेगा और ये कम तेजी से खींचेगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। उसी का मतलब है यहां पर जो आपको दे रखा है कि F12 जो होगा वो बराबर होगा F21 के। डायरेक्शन यहां पर अपोजिट है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो मोटा मोटा से इसका मतलब समझ लो भाई। मान लो यहां बीच में ये पेन है, ठीक है ना? अपन पेन फाइट तो खेलते थे। मान लो इसको एक फोर्स ऐसे लगे, ऐसे ये ट्र ऐसे जाए, ऐसे। दूसरी फोर्स मैं यहां से लगाऊं, ट्र ऐसे जाए। अब सोचो, एक फोर्स इसको यहां लेके जाना चाह रही है, दूसरी फोर्स यहां लेके जाना चाह रही है, और एक साथ दोनों फोर्स लगा दे तो ये ट्र ऐसे बीच में खिसता चला जाएगा, सीधा आ जाएगा, है ना? तो ये कैसे निकाला हमने? यहां पर एंगल बहुत डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड बहुत डिपेंड कर रहा है, तो हमने वेक्टर लॉ लगाए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 Q2 Q3 है, और इनका नेचर भी है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जो भी है आप देख लो जैसे भी है। अब एक कोई पॉइंट यहां पर दे दिया, आप यहां पर एक चार्ज और रख दिया आपने, लेट्स से Q रख दिया। आपने पूछा कि बताओ Q पे नेट फोर्स कितनी है, तो उस पर आप इन तीनों के द्वारा अप्लाई करने वाली फोर्स, मान लो ये F1 फोर्स लगा रहा है, मान लो ये इस पे सेम डिस्टेंस पे, ये भी R पे, ये भी R पे, ये भी R पे, बेटा ये लगा रहा है मान लो F1, ये लगा रहा है बेटा F2, और ये लगा रहा है F3। अपोजिट नेचर है तो इसकी जो फोर्स है वो इस तरफ है, इसकी फोर्स है इस तरफ है, इस तरफ है। तो जो नेट फोर्स आएगी बेटा, जो F नेट आएगी, वो इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम होगा बेटा, वो इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम होगा। मतलब आप इन तीनों का नेट वेक्टर सम निकालेंगे, ठीक है? तो वेलकम टू क्लास 11th, वेक्टर एनालिसिस वो आना चाहिए। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बारे में एक दो चीज और हैं जो जेई से रिलेटेड है, उसको देख लो। फोर्सेस ऐड वेक्टरली, मतलब वेक्टर्स का ध्यान रखना है। सुपरपोजिशन वर्क्स फॉर एनी नंबर ऑफ चार्जेस, कितने भी चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो, उसका जुगाड़ आपको सुपरपोजिशन दे देगा। ईच चार्जेस इन्फ्लुएंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। अब इस चीज को मैं जरा डिटेल में समझाता हूं, समझना। इसको ऐसे समझो कि मान के चलो यहां पर ये तीनों, मान लो ये Q2 यहां पर F2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है? अब अगर एक और चार्ज Q4 हो जाए तो उससे F2 वाली फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी या सेम रहेगी? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो बेटा इसका जवाब है कि F2 वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। भाई तुम्हारी दोस्ती किसी के साथ है, अब वो उसके जीवन में कोई और आ गया, अब इसकी वजह से वो उसका इन्फ्लुएंस उस पर जितना भी जाए, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारा जो दोस्ती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उतनी ही रहेगी, वो उतनी ही रहने वाली है, ठीक है ना? बढ़ रही है ना घट रही है ना? अब उसकी नज़र में उस पर जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, वो नेट इफेक्ट और आ रहा है। तुम भैया जितना भी समय दे रहे हो, सामने वाला ज़्यादा समय या पैसा दे रहा है, तो उसका इफेक्ट, नेट इफेक्ट उस पर जो आएगा वो एक अलग बात है। लेकिन तुम्हारा इंडिविजुअल कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब वो सेम है, जो पहले था वो भी अब है। तो वही बात यहाँ लिखी है कि जो ईच चार्ज का इन्फ्लुएंस है ना, वो इंडिपेंडेंट है दूसरे के।
हर चार्ज का अपना इन्फ्लुएंस है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे हमारे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम लॉ। अभी इस पे सवाल भी आने वाला है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आप देखो, ये सीबीएसई का बहुत हॉट टॉपिक है, सीबीएसई का बहुत हॉट टॉपिक है। यहाँ से कभी कभार काफ़ी वेक्टर फॉर्म के सीबीएसई में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जेईई और नीट के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग से तरीके से इसको करवाया जा सकता है। मैं बहुत बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ। मान लीजिए इस पे दो चार्जेस हैं सेम Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो बेटा जो F इसके बीच की जो भी फोर्स होगी वो क्या होगी, वो होती है सर K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने फोर्स डाली है, ये जो फोर्स का ये जो लिखा हुआ है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है ना। ये क्या है, ये एक तरीके से इसका मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको इसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो डायरेक्शन कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम वेक्टर एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो इस पे फोर्स यहां लग रही है F21, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। जैसे इस पे फोर्स लग रही है F12, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, ऐसे पढ़ा जाता है। तो मान लो मैं F21 निकाल रहा हूं, कुछ भी ले लो, तो इस पे कितनी फोर्स लग रही है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे एक डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, अब देखो जब तुम्हारे पास सवाल आएंगे तब तो तुम अपना कॉमन सेंस लगाना और उससे पता लगा लेना कि अच्छा दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के हैं तो रिपेल कर रहे हैं, है ना। तो ये तो तुम्हें पता है कि इस पे फोर्स इस तरफ लग रही है, तो आंसर में तो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस में इसको दर्शाने के लिए हमको एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है। तो यहां पर मुझे लगेगा एक यूनिट वेक्टर जिसको मैं यहां पर यूज करना चाह रहा हूं। तो यहां पर एक लगेगा यूनिट वेक्टर r, जैसे मैं F21 निकाल रहा हूं तो R21 का यूनिट वेक्टर। अब तुम याद करो यूनिट वेक्टर क्या था। यूनिट वेक्टर अगर याद करो तो कोई भी जो वेक्टर होता था, कोई भी जो वेक्टर होता था, जैसे R21 ले लो, कोई भी ये वेक्टर है, इसको दर्शाने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड लगता था और एक डायरेक्शन लगती थी, एक डायरेक्शन लगती थी। अब ये जो डायरेक्शन लग रही है, ये जो डायरेक्शन लग रही है, ये डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर कहलाती थी। तो अब यूनिट वेक्टर कितना हो गया, इतना बटा इतना, इस मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर देना। तो मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ और F21 का वेक्टर एनालिसिस लिखना है तो वो हो जाएगा K Q1 Q2। अब यहाँ पर देखो एक तो आ जाएगा R21 का स्क्वायर तो है ही, नीचे इसकी जगह में क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। अब देखो तीनों मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड है, तो मैं चाहूँ तो इसको K Q1 Q2 R21 का डायरेक्शन वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का क्यूब भी लिख सकता हूँ। R21 जैसा आप जानते हैं, R21 इज नथिंग बट R2 माइनस R1, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो ये है पूरा का बेसिक तरीके से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मैं चाहता, मैं इसको, बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं कि यहाँ पर लेट्स से दो चार्ज हैं, ये Q1 और ये Q2, है ना, इनके बीच की कुछ दूरी है, ये R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे, और ये इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हो, मैंने बहुत बेसिक तरीका यूज करा है, मैंने इससे समझाया, आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है, ध्यान से देखो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 और Q2, ठीक है, तो आपसे ये पूछता है कि आप कहां पर एक तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में रखो। लेट्स से Q1 इक्वल्स टू Q2 ही है और सेम नेचर है दोनों का, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहां मिलने वाला है। तो भैया ये एक सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन के बीच में, ठीक है ना। अब ऐसे में इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा भैया, कहीं बीच में मिलेगा। तो हमने कहीं यहाँ बीच में आप देखोगे, और बीच में अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं Q0 है हमारा बेटा टेस्ट चार्ज, मेरे मुंह से बार बार निकलेगा, इसको बोलते हैं अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। इसका यूज हम फिजिक्स में आप देखोगे कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में प्रैक्टिकल समझाने के लिए करते हैं, है ना। थ्योरी में प्रैक्टिकल कुछ बाउंड्रीज के साथ, कुछ फॉर्मूलों के साथ जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको समझाने के लिए हम करते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ रखा जाए,
कि इन दोनों पे कि ये जो नेट फोर्स है ये दोनों मतलब पूरा पूरा सिस्टम जो स्टेबल रहे। तो अब इसके लिए हम कहाँ रख सकते हैं? बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ रहेगी, है ना? किस तरफ रहेगी? इस तरफ रहेगी, इधर रहेगी। और इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगी वो इस तरफ रहेगी, है ना? तो दोनों फोर्स अपोजिट तो हैं, इक्वल भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन सवाल है कौन सा इक्विलिब्रियम? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सर ये क्या होता है? तो इसके लिए कटोरी कॉन्सेप्ट है भैया। एक कटोरा ले लो और कटोरे के बीच में, अब मेरे पास यहाँ पर जैसे ये है, लेट्स से ये पेन है, तो लेट्स से अगर ये एक कटोरा है, कटोरा, ठीक है ना? मैं इस कटोरे में किसी भी चीज को डाल रही, कैप डाली, तो ये बिल्कुल बीच में आ गया, बिल्कुल यहाँ बीच में आ गया, है ना? अब अगर मैं इस कटोरे को डिस्प्लेस करूं, उंगलियों के बीच में से निकल गया, इस कटोरे को डिस्प्लेस करूं और दोबारा वहीं ले आऊं, तो ये जो चीज डाली थी दोबारा नीचे ही आ जाएगी, बीच में ही आ जाएगी ना? तो ये कैसा है? एक तरीके का डिस्टर्बेंस पैदा करने के बाद जब दोबारा सीधा करा तो ये पार्टिकल वहीं आ गया, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यही अगर उल्टा कटोरा है और पार्टिकल यहाँ रखा है और अब मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस करने के बाद जब दोबारा सीधा करूंगा, डिस्प्लेस करा, गिर गया, सीधा करूंगा, अब ये पार्टिकल कभी यहां पर नहीं पहुंचेगा। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताओ ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो इसको ध्यान से देखो। अगर तुमने इसको बेटा यहां खींच दिया, तो यहां खींचने की वजह से होगा क्या? इसके द्वारा जो इस पे इधर फोर्स लग रही है ये हो जाएगी कम, और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली जब तुम इसे डिस्प्लेस करोगे तो इसके द्वारा जो ज्यादा फोर्स लग रही है उसकी वजह से दोबारा बेटा यहां आ जाएगा। तो ये पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना? लेकिन इसमें भी एक कैच है। वो कैच क्या है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तुम्हें तभी मिलेगा अगर तुम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे ऑन दी एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टली, तो आपको मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर तुमने इसको ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, लेट्स से तुम इस पार्टिकल को यहां ले आए, अब बेटा इस पे जो भी दूरी है, मान लो वर्टिकली ले आए, ये एक दूरी है और ये एक दूरी है। अब बेटा इस पे जो फोर्स लग रही है, ये पार्टिकल फोर्स लगा रहा है इधर और ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, इन दोनों का नेट कहीं बीच में से जाएगा और अब ये दोबारा लौट के इधर नहीं आएगा। यानी आपको हॉरिजॉन्टली तो स्टेबल ये मिल रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन वर्टिकली ये स्टेबल नहीं है। यानी ऑन दी वाई एक्सिस, यानी वर्टिकली ये कैसा है? ये अनस्टेबल है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि अगर आपने ऊपर नीचे मूव कर दिया तो ये लौट के कभी दोबारा यहां नहीं आने वाला। ऐसा सही सेम कॉन्सेप्ट हम इधर देखना चाहेंगे कि हमको यहां पे क्या देखने को मिलेगा। इस तरफ क्या मिलेगा? मान लीजिए आपके पास सेम चार्जेस हैं, मान लो ये भी Q1 और ये भी Q2, लेकिन अब आपने बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या हुआ भैया? Q1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है और Q2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों से खींचना चाह रहे हैं, तो बीच में रखोगे तो स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन सी स्टेबिलिटी। तो ध्यान से सोचो, अगर तुमने इसको हल्का सा भी इस तरफ खींच दिया तो भैया इसके द्वारा इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा और ये इसको दोबारा इधर खींच लेगा। अब ये चार्ज कभी लौट के इस मीन पॉइंट पे नहीं आने वाला। मतलब यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर हॉरिजॉन्टली आपको स्टेबल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। और वर्टिकली अगर आप देखो, मान लो आपने इसको ऊपर ले गए, मान लो इस चार्ज को आप यहां ले गए, -Q को यहां ले गए, तो बेटा होगा क्या? ये जो फोर्स लगा रहा है और ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है, ये भी अल्टीमेटली फोर्स ऐसा नीचे की तरफ लगा रहा है और ये भी फोर्स ऐसा नीचे की तरफ लगा रहा है। अल्टीमेटली इन दोनों की नेट फोर्स यहां से जाएगी और इसको दोबारा यहां पे ले आएगा, क्योंकि जैसे ही इधर नीचे जाएगा तो ये दोबारा ऊपर ले जाएगा। समझ गए? तो ये वर्टिकली यहां पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो वर्टिकली यहां आपको स्टेबल,
वर्टिकली यहां आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इतने में बढ़िया से 2 घूंट जल ग्रहण कर लूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आइए स्टार्ट हो गए हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, समझ आया। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन को एक एक करके उड़ाना स्टार्ट करते हैं, पूरा ये खत्म करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, ये कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस R1/r²। मतलब फोर्स का और 1/r² का ग्राफ बनाना। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है F इक्वल्स टू KQ1 Q2/r² होता है, यानी F तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। तो यानी अगर F और R² का ग्राफ बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ये तो इनवर्सली है, तो ये ग्राफ तो ऐसा टेढ़ा नीचे बनना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि ये नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि उसने मुझे F और R² के बीच का ग्राफ नहीं पूछा, 1/r² का पूछा है। 1/r² का, तो याद रखो कि 1/r² का अगर ग्राफ बनाओगे ये चीज गलत है, क्योंकि ये R² के बीच में है, हमसे वो नहीं पूछा। अगर आपसे वो पूछे F/1/r² का, तो बेटा ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ ऐसे ना जाके ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर इनकरेक्ट है। ठीक, अब सेकंड पे आइए, इसी का एक पार्ट आपसे कह रहा है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, CBSE 2011 में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे कह रहा है 2 चार्ज हैं, एक 1 और 2 माइक्रो कूलम के, और एक 1 और -3 माइक्रो कूलम। बेटा माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ठीक है, किलो और मेगा आपको यहाँ नहीं मिलने वाला, बट किलो आया तो 10 की पावर 3, मेगा आया तो 10 की पावर 6। एक होता है फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, 10 की पावर -15। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो मैं अभी आपको बेसिक ये बता दिया। तो आपको कह रहे हैं ये 2 पेयर ऑफ चार्जेस दे रखे हैं, इनका ग्राफ इंटरप्रेट करो, बताओ कैसा बनेगा। अगर इनका ग्राफ हम इंटरप्रेट करें तो एक बात बताओ, ये बात तो जाहिर सी है ना कि जो फोर्स आने वाली है ये चार्जेस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जहां पे प्रोपोर्शनल यानी चार्ज के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है, जहां पर चार्जेस के प्रोडक्ट ज्यादा हैं वहां पे ये फोर्स भी ज्यादा रहेगी, तो स्लोप उतना ही एकदम से स्टीप हो जाएगा। इसका मतलब ये है प्रोडक्ट कहां ज्यादा है, 1 × 2 is 2, 1 × 3 is -3। अब ठीक है, नेगेटिव बस ये बता रहा है, नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि बॉडी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, इतना ही तो बता रहा है। तो वो तो कोई नहीं, स्लोप को नेगेटिव में ले जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट कहां ज्यादा स्टीपनेस रहेगी, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहां स्टीपनेस ज्यादा रहेगी। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाने पे आएंगे तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ फिर से फोर्स वर्सेस 1/r² के बीच में है। अब क्योंकि 1 और 2 का स्लोप हमें बनाना है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका स्लोप मान लीजिए कुछ ऐसा जा रहा है। दिस इज द स्लोप ऑफ F12 का, और F13 का क्योंकि ये नेगेटिव आएगा इसलिए ये नीचे की तरफ होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका स्लोप कुछ ज्यादा होगा। मैं एक एग्जैजरेटेड डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। ये दोनों है नेगेटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ये कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर of charge is 0.4 microcoulomb due to another sphere of charge -8 microcoulomb in the air is 0.2। अच्छा, आपको फोर्स दे रहा है। बेटा हमेशा याद रखो, इस बार सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चे एंड में बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, तो बच्चों को अगर आप सीबीएसई के लिए भी देख रहे हैं वीडियो तो उनको यही नहीं पता एग्जाम में इसको लिखे कैसे, तो आपको इसको अच्छे से तमीज से लिखना होता है। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखने की आदत डालें। आपको क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्मॉल चार्ज वो कितनी है, एक चार्ज दे दिया आपको 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज आपको दे दिया -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनके फोर्स दे दी, फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन की। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, F = KQ1 Q2/r²। भाई 4 चीजें, 4 में से 5 चीजें, 5 में से 4 पता है, एक पूछ रहा है तो निकाल लो।
तो कैसे करेंगे, तो F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर के क्यू वन क्यू टू बटे एफ, बेटा के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू वन कितना है, क्यू वन है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, क्यू टू है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। मैं सॉल्व करते टाइम यहाँ पर साइन नहीं रखता, साइन में कॉमन सेंस से बताता हूँ, जैसे ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी, बटे में फोर्स का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो काटा बीटी करो इसकी, भाई क्या है, देखो 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोटा मोटा आपको मिलेगा 9 इंटू 32 इंटू 6 6 12 13 14 में से 9 गया, कितना बचा 5, तो 10⁻⁻5 बचा, और नीचे है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻2, नीचे ये बचा। तो इसको काटो, 8 चौक 32, ये गया 8 से, 8 9 72, इसको काटो तो ये कितना आएगा 5 4 3 10⁻⁻3, तो इसका आंसर आना चाहिए, आप चाहो तो इसको 7, यही ठीक है, 72 मिली पे लिख सकते हो, mm पे। डिस्टेंस पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, तो यही रहेगा बेटा 72 इंटू 10⁻³ मीटर या 72 mm, ऐसा कर सकते हो। तो दिस इज द आंसर, 72 रहेगा। कैलकुलेशन देख लेना, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ठीक ही है, कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं करी है। 6 6 12, 12 और 2 14, 14 में से यहाँ बचा 5, 5 और 2 दूनी 4 -5 में से, ठीक है, सही है, ठीक है, देख लेना। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, सेम सेकंड का पार्ट क्या है, सेम बेटा, सेम फोर्स। अभी बताया ना कि दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस सेम रहेंगे, और इसका याद रखना डायरेक्शन कैसी है, अट्रैक्टिव इन नेचर, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट एंड अपार्ट रिपेल ईच अदर। मतलब 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, इसको आपने 3 मीटर दूर पे रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स। अच्छा, गिवन भी लिख देते हैं बेटा, फोर्स आपको दे रखी है कितनी, 8 इंटू 10⁻³ आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है, मतलब दोनों पे चार्ज सेम है। तो ये आपको दे रखा है, और आर दे रखा है बेटा 3 मीटर पे, और Q1 बराबर है Q2 के, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, नहीं बराबर नहीं है, पूछा आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम, चार्ज सेम की बात इसने अभी नहीं करी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दे आर नाउ कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर एंड दे बिगिन टू रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻3। ओके, मतलब वो ये कह रहा है कि अब उसने Q1 और Q2 जो थे ना, इसमें एक मेटेलिक वायर लगा दी, जिसकी वजह से अब ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स। पहले कितने से रिपेल कर रहे थे, इतनी फोर्स से, अब ये रिपेल कर रहे हैं बेटा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन से, इससे रिपेल कर रहे हैं। पूछ रहा है इनिशियल Q1 और Q2 की इनिशियल आप वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक तरीके से फोर्स दे रखी है, और आर तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, आर तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, 3 मीटर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप Q1 और Q2 की वैल्यू बता दीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करें, तो आप इसमें कर सकते हैं F की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻3, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर है 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो बेटा ये हो जाएगा 9। जो कट रहा है उसको काट दें बेटा, 9 से 9 गया, 10⁻9 है, इसको यहाँ भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए नीचे आएगा, फिर ऊपर फेंके माइनस का 12 हो जाएगा। यानी यहाँ आपको पता चला कि Q1 इंटू Q2 जो है वो आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻12। आपको यहाँ से ये पता चल गया। अच्छा, दूसरा यहाँ देखिए,
जब आप इसको एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था इनका साइज बिल्कुल सेम है, यानी जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, एक पे चार्ज कितना आ जाएगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। तो बेटा अब यहाँ पर जो Q1 डैश मैं बोल देता हूँ और ये Q2 डैश, तो यहाँ पर बेटा जो Q1 डैश हो जाएगा ना, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और Q2 डैश हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, अब जिनको ये नहीं समझ आया वो भैया पहला वीडियो देखो जाके। तो अब इसके बीच में फोर्स कितनी है, तो इसके बीच में फोर्स है F = K Q1 Q2/r²। अब F कितना है, F दे रखा है 9 × 10⁻³ K है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 की जगह बेटा आप ये रख सकते हैं, यानी Q डैश डॉट Q2 डैश, Q1 डैश डॉट Q2 डैश बाय r²। r 3 ही है तो 3 तिया 9 ही हो जाएगा। देखिए 9 से जो कट रहा है फिर से काट दें, तो 9 से बेटा ये गया, आपको कितना मिला, Q1 डैश इंटू Q2 डैश बराबर है 9 × 10⁻⁻3। तो यानी मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, तो यानी मैं बोल सकता हूँ Q1 प्लस Q2/2 इंटू Q1 प्लस Q2/2 ये बराबर है 9 × 10⁻⁻12। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और Q1 प्लस Q2 डैश का स्क्वायर कर लें। क्या मैं ये कर सकता हूँ, आइए देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ Q1 प्लस Q2 डैश का 2 का एक तरीके से स्क्वायर है ये, और ये बराबर है 9 × 10⁻⁻12। अगर मैं इसके स्क्वायर का खोल लूँ तो मैं बोल सकता हूँ Q1 प्लस Q2/2 जो है ये बराबर है 3 × 10⁻2⁻12 -6। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं यहाँ भेज दूँ तो Q1 प्लस Q2 आया 6 × 10⁻⁻6। तो मेरे पास एक ये रिलेशन आ गया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मेरे पास एक ये रिलेशन आ गया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिए, कहीं गलती है तो देख लीजिए, हालांकि गलती नहीं होगी मेरे हिसाब से, मैंने यहाँ तक सही करा है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करना है, तो फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को वो Q1 Q2 की वैल्यू में पूछ रहा है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, एक जगह से Q1 की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कोई आसान तरीका देखते हैं कि हमारे पास ये आ जाए। तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास सॉल्यूशन में काफ़ी है। इसको यहाँ रख लेता हूँ, मुझे समझ आ गया है कैसे है। आगे देखते हैं, तो इसकी वैल्यू में क्या करें, क्या यहाँ पर बेसिक मैथ्स जो है हमारे पास, बेसिक मैथ्स का कोई क्राइटेरिया रूल लगा लें, a + b का होल स्क्वायर कर लें। देखिए मुझे बताइए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है Q1² प्लस Q2² प्लस 2Q1 Q2, और Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना होता है, मैं बहुत स्क्रैच से करके दिखा रहा हूँ, ये -2Q1 Q2। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मैं बोल सकता हूँ कि Q1 प्लस Q2 का जो स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के स्क्वायर के। अब देखो बराबर तो होता नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। तो इसको इसके बराबर रखने के लिए 2Q1 Q2 तो चाहिए ताकि ये 0 हो जाए, और अलग से 2Q1 Q2 चाहिए कि वो इसको बराबर कर दे। तो यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा 4Q1 Q2 के। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर प्लस 4। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ये थी यार, मैंने गलत लिख दी, सॉरी मैंने गलत कर दिया। ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁻6, और वहाँ Q1 Q2 की जगह आ जाएगा 8 × 10⁻⁻12। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका स्क्वायर मारिए, 6 6 36, 8 चौक 32, फिर इसको यहाँ लेके जाइए तो आपको पता चल जाएगा Q1 माइनस Q2 का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 36 में से 32 गया, बचा 4, 4 × 10⁻⁻12, और उसका भी रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻12, रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2 × 10⁻6। देखिए क्वेश्चन हो गया यहीं पे हो गया। अब देखिए सिर्फ कंपैरिजन कर लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए। सोचो दो चीज हैं, उनको जब ऐड करा तो 6 आया,
माइनस करा तो 2 आया, तो वो क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, 4 और 2 ही हो सकता है, 4 और 2 ही हो सकता है। देखो 4 में से 2 को घटा दो तो 2 बचेगा, और 4 प्लस 2 कर लो तो 6 आएगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू 4 और 2 ही होगी। तो Q1 की वैल्यू फाइनल आंसर इज 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दैट इज हाउ यू डू इट। लेंथी सवाल था, कैलकुलेशन ज्यादा थी बस इसलिए ये आया, इसको देख लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है आपको, 2 फिक्स चार्जेस प्लस 4Q एंड Q आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट। ओके, तो गिवन लिखना स्टार्ट करिए। एक है बेटा ये 4Q और दूसरा है Q। ये कितने दूरी पे है, ये यहां से 3 मीटर की दूरी पे है। पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्ज और थर्ड चार्ज प्लस Q मस्ट बी प्लेस टू कीप इट एट इक्विलिब्रियम। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और अभी तो मैं इसको पहले जनरल तरीके से बता रहा हूँ। सीबीएसई में आए तो क्या करें, तो आप डायग्राम बनाएं अच्छा सा, उसके बाद गिवन जरूर लिखिए, जैसे मैंने पहले लिखा 4Q फिर Q, फिर दोनों के बीच की दूरी लिखिए कि ये चीज़ें गिवन है। फिर उसके बाद आप देखिए कि इस पर तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए। अब सुनिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो ये बात बहुत लाजमी है कि हमको जो चार्ज रखना है, चार्ज रखने की हमारे पास 3 रीजन है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 3 रीजन बनते हैं बेटा। एक रीजन ये कि आप इसके इधर रख लो, एक इनके बीच में, और एक इसके पास यहां रख लो। अब तुम खुद कॉन्सेप्ट लगाओ, मान लो तुमने यहां रख दिया, तो बेटा ये थर्ड चार्ज को धक्का मारेगा इधर, ये भी उसको धक्का मारेगा इधर। अब सोचो, ये भी इधर धक्का, ये भी इधर धक्का, क्या ये कभी बैलेंस हो सकता है? सेम साइड पे तो हो नहीं सकता। ये सेम दिक्कत बेटा यहां आएगी। इसका मतलब ना तुम इसके इधर रख सकते हो ना तुम इसके इधर रख सकते, तुम इन दोनों के बीच में रखोगे। समझ गए, बीच में रखोगे। अब सुनो, पॉइंट क्या है कि दूरी तो ठीक है, लेकिन तुम देखो ये बेचारा कमजोर है, ये बहुत पावरफुल है ना। अगर तुमने इसके पास रख दिया तो इस पे तो पहले ही बहुत पावर है, तुम्हारी रेस हो रही है किसी के साथ। सोचो तुम अभी ताज़ा ताज़ा तुमने जैसे जैसे बोलो जिमिंग स्टार्ट करी है, और जिमिंग स्टार्ट करके तुम पहली बार जिम में गए, और पहली बार ही तुमसे एक वहाँ पे जो भैया पैदा होते ही जिमिंग करने स्टार्ट कर दी, जिस लौंडे ने बढ़िया से घर में सिलेंडर उठा उठा के ये हो गया मामला, वो तुमसे कह रहा है कि 100 किलो का बेंच प्रेस मारना है। अरे तुम पहली बार गए हो, धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तुम, तो ये तो कॉम्पिटिशन सही नहीं है। तो इसके लिए बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि उसको बोला जाए कि भाई तू 100 किलो के तू 3 रैप मार, मैं 5 किलो का 3 मार के देखता हूं। तुमने उसको काउंटर करा ना कि भैया मैं 5 किलो का मारूंगा एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो हम थोड़ी हेल्प कर रहे हैं जो कमजोर है उसकी। तो ऐसे में याद रखो कि बीच में तो चार्ज आएगा, लेकिन बीच में कहां आएगा, जो सबसे कमजोर है, यहां लिख रहा हूं मैं, जो सबसे कमजोर है उसके पास आएगा। तो हमेशा आपको जो बैलेंस करने के लिए जो चार्ज रखना पड़ेगा वो कमजोर के पास रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर यहां रख लिया, मान लो तुमने चार्ज, एग्जांपल के लिए अगर तुमने चार्ज इसके पास रख दिया, तो दिक्कत क्या है, इस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रख दिया तो ये तो बहुत तेजी से, ये तो कहां ही रिपेल कर पाएगा, ये बहुत तेजी से रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स बैलेंस तो ही नहीं। लेकिन अगर तुमने कहीं इसके पास रख दिया, मान लो इसके पास कहीं यहां रख दिया, तो इससे क्या होगा, ये दूरी कम हो गई तो इसको हेल्प हो गई, तो ये थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा, और इसकी दूरी बढ़ गई तो इसकी दूरी की वजह से इसके द्वारा अप्लाई करी गई फोर्स बराबर हो सकती है। तो यहां पर आपको कहीं नेट फोर्स बराबर मिल सकती है, तो यहां आपको रखना पड़ेगा। अब सवाल पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट खत्म, मैथ स्टार्ट। अब वो पूछ रहा है कहां एग्जैक्टली बताओ। तो मान लो आप यहां से x डिस्टेंस पे रखते हो, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 3 - x, दिस इज x, दिस इज 3 - x। अब दोनों फोर्स बराबर है, अपोजिट है और बराबर हैं, तो यानी क्या हो सकती है, देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, इन दोनों फोर्स को बराबर करना है। तो यानी ये फोर्स कितनी आएगी, छोटे चार्ज की वजह से, मान लो तुमने Q चार्ज रखा, ठीक है, Q ही चार्ज रख दिया, थर्ड चार्ज पॉजिटिव Q, तो तुमने पॉजिटिव Q रख दिया, तो ये कितना होगा, ये होगा F विल बी इक्वल्स टू K Q1, इसका नाम Q1 रख दे क्या, दोनों Q दे रखे हैं, चलो Q ही रख दो, Q बाय R स्क्वायर, R कितना है, X का स्क्वायर। और ये फोर्स कितनी है, सॉरी ये फोर्स कितनी है जो ये लगा रहा है, ये लगा रहा है Q टाइम्स 4Q बाय ये डिस्टेंस यानी 3 - x का होल स्क्वायर।
आप इसको बस बराबर कर दो, तो बराबर रखने के लिए हो जाएगा के क्यू वन और ये क्यू तो है ही बटे एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू टाइम्स 4q बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको जो कट रहा है आप उसको काट दो, देखो k से k जाएगा, q से q जाएगा, ये q से भी ये q जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ फेंको तो यहाँ आपको मिल जाएगा 4x का स्क्वायर। आप चाहें बेटा तो इसको 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आप इसको 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x भी लिख सकते हैं, तो 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ करिए तो ये हो जाएगा 3x, यानी x आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर आएगा 1 मीटर। तो x का फाइनल आंसर इज 1 मीटर, तो आपका आंसर होगा 1 मीटर फ्रॉम स्मॉल चार्ज। दिस विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ और इस सीरीज में मैं यही करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना अलग है, क्वेश्चन बनाना अलग बात होती है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आपको क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, और कह रहा है द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी। आपसे रेशियो पूछ लिया किसका, फोर्स का, तो वो कितना होगा, तो सर 1 और 5, तो आंसर आएगा 1:5 है, गलत हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, मतलब मान लो ये 2 चार्ज हैं, ये एक 1 माइक्रोकूलम का और ये है 5 माइक्रोकूलम का। अब इनके बीच की जो भी दूरी है r दूरी है, तो बेटा यहां इस पे फोर्स लग रही है फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, और इस पे फोर्स लग रही है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। बेटा इन दोनों के अगर आप फोर्स निकालो तो वो कितना आएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 इंटू में Q2 माइक्रो में है बाय आर का स्क्वायर, और इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम के Q1 यानी कि 1 इंटू में Q2 यानी कि 5 बाय आर का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका सीधी सी बात है, जो सही आंसर होगा वो होगा 1:1, मतलब दोनों फोर्सेस का रेशियो तो बराबर होगा ना, अभी समझाया था पहले, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन को करने का मैं जुगाड़ भी बताऊंगा, अभी तो मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं ताकि सीबीएसई वाले बच्चे भी समझ पाए। आते हैं नेक्स्ट तरीके पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन इफ द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम 3D, मतलब 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया, 3 टाइम्स कर दिया, द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी कितनी हो जाएगी। अरे यार इसमें देखो क्या दिक्कत है, अब आप सीबीएसई में हो तो इसको बकायदा गिवन लिख के करो, मैं इसको जनरल बता रहा हूँ, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। पहले तो खुद सोचो, पहले अभी फोर्स कितनी है, करंट फोर्स कितनी है, करंट फोर्स 9 न्यूटन की है। अब अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका आंसर 9 से तो कम ही आएगा। देखो ना, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स घटेगी, फोर्स 9 से कम आने वाला है। 9 से कम क्या है, 6, 3 और 1, 27 तो हो नहीं सकता, यानी आपको पता चल गया ये तो आंसर हो नहीं सकता। 3 आंसर है। अब देखते के साथ ही आपने ये 4 में से एक ऑप्शन पहले घटा दिया, तो ये सोचने का तरीका है। अब आपको क्या देखना है, दूरी कितने गुना, फोर्स किस पर डिपेंड करती है, फोर्स डिपेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी दूरी अब कितनी कर दी, पहले d था डिस्टेंस, अब 3d कर दिया, यानी पहले अगर दूरी d स्क्वायर था तो अब जो दूरी है वो 3d का बेटा होल स्क्वायर, यानी f इज प्रोपोर्शनल टू 3 3 9d स्क्वायर आ गया। मतलब 1/d स्क्वायर से देखो तो फोर्स 9 गुना घटेगी, 1/9 टाइम्स हो जाएगी। तो इनिशियल का 1/9, देखो 9 का 1/9 करो तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो खत्म हो गया सवाल। तो इसका सही आंसर कितना है, सही आंसर इज 1 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे सोच के करो तो फटाफट होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इतना, ठीक है, 0 है। अच्छा डिस्टेंस दे रखा है, तो आपको डिस्टेंस दे दिया बेटा आर कितना है, 0.06 मीटर, गिवन जरूर लिखा करो, इज 5 न्यूटन। फोर्स भी आपको दे दिया, 2 चार्जेस के बीच में 5 न्यूटन है। क्या कह रहा है, इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड द अदर, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं, सो द न्यू डिस्टेंस बिकम 0.04 मीटर। अच्छा ये है R1, अब R2 तुम्हें दे दिया कितना, 0.04 मीटर हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, अच्छा मतलब F ओल्ड दे दिया और F न्यू आपसे पूछ रहा है, ये बताओ कितना हो जाएगा। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तो भैया पहले देखो अगर पास ले आया है तो फोर्स बढ़ जाएगी,
तो पहले 5 था तो अब 5 से ज़्यादा होगा क्या, 5 से सारे ही 5 से ज़्यादा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, या तो आपके पास करंट फॉर्मूला है K/Q1/Q2/R², उसको रख के जनरल तरीके से करो, या आप जनरल रेशो पे काम करो। आपको पता है कि F जो है R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब अगर आप इन दोनों का रेशो देखो, F ओल्ड बाय F न्यू जो होगा वो इनके डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये ऐसा रहेगा, है ना। तो इसको हम वैल्यू को बस डायरेक्ट इसमें डाल के देखते हैं। तो देखो F ओल्ड कितना था 5, F न्यू मुझे चाहिए, R2 कितना था बेटा 0.04 और R1 कितना है 0.06 और क्या है इसका होल स्क्वायर। अब इसका जो कट रहा है उसको काटो, काटाबिटी करो, तो ये क्या डेसिमल से डेसिमल निपटा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका स्क्वायर मारो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी एफ न्यू कितना आ जाएगा बेटा, एफ न्यू कितना आ जाएगा, एफ न्यू कितना आ जाएगा, इसको यहाँ फेंको, 9 को इधर 4 को इधर, तो 5, 9 को ऊपर 4 को नीचे, तो 5 9 45/4, अच्छा 11 पॉइंट कुछ समथिंग है, हाँ ये दिस इज द करेक्ट आंसर 11.25 न्यूटन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, कम से कम मैं डायरेक्ट रेशियो लेके कर लिया। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते रहो भाई, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, जो जेईई या नीट में भी आए हैं या जो सीबीएसई में भी आए हैं, बट आप कॉन्सेप्ट का पल्लू थाम के रखो। आपको नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट आपको कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज हैं प्लस Q एंड Q रिपेल ईच अदर, रिपेल कर रहे हैं यानी सेम नेचर के चार्ज हैं विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो आपको गिवन क्या है, गिवन लिखो भाई, फोर्स दे रखी है 100 न्यूटन और 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q, अच्छा ठीक है। Q इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब आपको ये कह रहा है पहला चार्ज कितना था Q और दूसरा भी, Q1 और Q2 की वैल्यू आपको QQ ही दे रखी है। अब आपको ये कह रहा है कि एक ऐसा सिनेरियो हो गया कि Q1 को इसने 10% इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया जो भी इसकी शुरुआत की वैल्यू थी, और Q2 इज डिक्रीज, अच्छा डिक्रीज कर दिया 10%। पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इफ दे आर केप्ट एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। अगर इनको दोबारा उठ के वहीं रख दे तो बताओ फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन है कि 10 न्यूटन से घट जाएगी, 10 न्यूटन से बढ़ जाएगी, फिर इंक्रीज बाय 1 न्यूटन या डिक्रीज बाय 1 न्यूटन। अब ये सवाल है, अब सुनो ध्यान से। ये सवाल एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना हो के ये सवाल परसेंटेज का सवाल है। आगे जाके अगर तुम कभी एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में बैठे ना, तो वहां पर ये परसेंटेज के रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत सवाल बनते हैं। तो जिसका रेशियो प्रोपोर्शन या परसेंटेज मामला बहुत सॉर्टेड है ना, वो इसको ऐसे ही बना देगा। देखो कैसे, देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। देखो सुनो, इसको ऐसे देखो, मान के चलो शुरुआत में अभी Q वैल्यू और मैग्नीट्यूड सेम है, मान के चलो शुरुआत में चार्ज 100 था, 100 Q1 Q2 की वैल्यू 100 कूलम थी, ठीक है ना। अब 10% इसको इंक्रीज कर दिया, 10% इसको डिक्रीज कर दिया। अबे 100 का 10% कितना है, 10, यानी अब जो नई वैल्यू है Q1 की वो हो जाएगी, इसको डिक्रीज करा इंक्रीज करा, ये हो जाएगी 110, ये हो जाएगी 90, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो नेट फोर्स है वो इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मल्टीपल है, इसको मल्टीपल करो तो इसकी फोर्स कितनी आ रही है, F1 F ओल्ड कितनी आ रही है, 100 × 100 यानी 1 2 3 4 10,000 न्यूटन, लगभग जो आंसर आ रहा है 10,000 के आसपास। अरे मुझे पता और भी वैल्यूज हैं क्योंकि डायमेंशन मैच नहीं कर रही, मैं जनरल तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूं। अब जो नया सिनेरियो बन गया उसके हिसाब से जो नेट फोर्स आएगी वो किसकी होगी, वो 110 × 90 यानी ये आ जाएगा 9,900 यानी जो नेट फोर्स अब जो आ रही है, अभी डिस्टेंस सेम है इसलिए मैंने काट दिया, वो पहले से कम हो गई। यानी हमारा जो नेट आंसर है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। यानी इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीज वाले तो हटाइए दो, मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, या तो डी होगा या फिर ए होगा। देखो हमने इतने एनालिसिस से यही बता दिया। अब आगे सुनो, सर सही आंसर क्या है, तो देख लो कितनी कमी बच रही है भाई। 100 अगर और आ जाए तो ये बराबर हो जाएगा, यानी 100 की कमी है।
100 की कमी। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10,000 और कमी कितनी है 100। 100 10,000 का कितना परसेंट है? अब जिनको मैथ्स नहीं आती वो भैया कैलकुलेशन करके देख लो। 100/10,000 इंटू में परसेंट का 100, जो कट रहा है काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आया 1%, 1% है। और जिनको कॉमन सेंस बढ़िया है भाई वो खुद सोचो, 100 10,000 का सोचो, 100 के आगे एक जीरो और डाल दें तो कितना हो जाएगा? 100 के आगे एक जीरो तो 1000 और एक जीरो और डाल दें तो 10,000, यानी 2 जीरो का फर्क है। मतलब 100 1% ही है, क्योंकि जैसे ही एक जीरो और आ जाएगा तो 100 10% बन जाएगा और एक और जीरो और आ जाएगा तो ये पूरा 100% बन जाएगा, यानी 10,000 के बराबर, यानी 1% ही है। ठीक है ना? अबे तुम कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो परसेंट अगर कभी निकालना पड़ जाए तो कागज पेन से ये थोड़ी करते हो, है ना? ऐसे 1% निकाल लो हमेशा किसी भी चीज का, 1% से कैलकुलेट कर लो, तो ये 1% ही है। यानी टोटल फोर्स जो है उसमें 1% की कमी आएगी। अब टोटल फोर्स कितनी थी? 100 न्यूटन थी। 100 का 1% कितना होता है? 1 होता है। तो नई फोर्स कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। तो नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी बाय 1%, यानी इसका सही आंसर बेटा डी है। खत्म। रेशियो प्रोपोर्शन के और परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन कह रहा हूं, परसेंटेज का लॉजिक से उड़ा दिया सवाल, इतना सा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं ना, तो जरा चैनल को भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत जारी और आगे भी ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स और तुम्हारी प्रैक्टिस चालू रहेगी। इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये सीरीज सभी के लिए है। इसमें हम सीबीएसई वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, और इसमें जो जेई और नीट के बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा और प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, तुम देख रहे हो कितने क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज क्यू, अच्छा चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ओके, मान लीजिए ये क्यू और ये क्यू, और ये दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, अच्छा सेंटीमीटर है। जब भी ऐसा याद रखो डिस्टेंस सेंटीमीटर में आ जाए उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। अभी देखते हैं। और इसका मास कितना है? इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। ठीक है, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे। इसका मतलब नेट फोर्स कितनी है? 0 है। नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है? नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है? समझो। देखो अच्छा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? देखो मासेस हैं तो मतलब ये अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनको पास लेके आ रही है। सेम नेचर का चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको दूर लेके जा रही है। और कुछ ऐसा मामला हो गया कि इस पर नेट फोर्स लग नहीं रही। सोचो, ग्रेविटेशन खींच रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक धक्का मार रही है, दोनों फोर्स बराबर हैं, तभी तो इस चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही। यानी कुछ भी नहीं, Fe बराबर है Fg के। Fe का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर R स्क्वायर। अच्छा फिर कट जाएगा, कोई नहीं कट जाएगा, 16 का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G M1 M2, M और M यानी M स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दें, 16 का स्क्वायर 16 से स्क्वायर से कटा। पूछ रहा है Q बाय M का रेशियो निकालना है, तो Q स्क्वायर बटे M स्क्वायर को यहां रखो, Q स्क्वायर बटे M स्क्वायर को यहां रखो, Q स्क्वायर बटे M स्क्वायर, और ये K यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा G बटे K। अब इसको देखो सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू रखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, यानी Q बाय M जो है वो आ जाएगा √4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स G, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द करेक्ट आंसर, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स G। सो ये आपका यहां पर सवाल डन। ठीक है ना? सो दैट इज हाउ यू डू इट। आते हैं हमारे पास और भी सवाल हैं क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन नेट चार्ज के। अब देखो और कौन कौन से सवाल तुम्हें मिलते हैं। कहता है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। आपको नेट फोर्स बतानी है चार्जेस पे और आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, मतलब कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, उस पर नेट फोर्स निकालने को कह रहा है, वो निकाल के दिखा दो। अब देखो एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड मान लो ए है, तो चारों साइड बराबर है, ए साइड है, और चार्ज है Q1, ये भी Q Q Q Q। कोई सा एक चार्ज पकड़ लो, ये चार्ज पकड़ लो, इस पर नेट फोर्स निकाल लो। देखो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ। जाहिर सी बात है दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो ये F फोर्स से करेगा तो ये भी F फोर्स से करेगा।
ठीक है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इसका एफ नेट निकालो। तो एफ नेट कहीं ऐसे बीच में से होते हुए जा रहा होगा, आइए निकाल लेते हैं। तो भैया एफ नेट इसका क्या होगा, एफ नेट कितना होगा, ये हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। बेटा कॉस 90 होता है 0, तो ये कट जाएगा, आपको सिंपल मिलेगा कितना 2f स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट भी होता है भाई, लगा लेना, मैं भूल गया था। तो आंसर आएगा √2f। तो बेटा √2f का नेट फोर्स लगाएंगे ये दोनों, अभी तीसरे को भी लूंगा मैं। तो √2f आया। अच्छा f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू यहां लिख लेना, ये है k q1 q2 यानी q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये नेट वैल्यू है f की, याद रखो। अब आ जाओ इसकी। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, तो इसकी और इसकी दूरी वो ये है। अब ये कितना, आप सोचो ये a, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा √2a, ये हो जाएगा √2a, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अपन यही लिख देते हैं √2a, ठीक है। अब ये कितना फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स अलग से कैलकुलेट करो। तो इसका फोर्स कितना है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 यानी कि Q का स्क्वायर बटे डिस्टेंस कितना है √2a का होल स्क्वायर। तो √2a का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो बस अब इसको नेट, अब देखो ये इस पे इधर ही फोर्स लगाएगा और F नेट इसका भी बेटा इसी तरफ है, इसका F नेट और ये F इसी तरफ है, तो सिंपल ऐड कर दो। तो फाइनल जो आपके पास नेट आंसर आएगा वो आएगा KQ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस √2f, f कितना था KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो, KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1/2 प्लस √2, 1/2 और यहाँ बचा √2, तो ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली आपके पास देखो ट्राइंगल के लिए भी है, तो ट्राइंगल के लिए ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी निकालना भाई, इसको भी निकालना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ऐसे करो, क्यू पे निकालो चार्ज कितना होगा। तो भैया इसकी वजह से फोर्स इधर होगी, इसकी वजह से फोर्स यहाँ होगी। अभी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, मतलब ये साइड भी एल है, ये साइड भी एल है, ये साइड भी एल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप जुगाड़ लगाओ, देखो क्या नेट एंगल रहता है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, फिर उसके बलबूते पे ये करो, तो सॉल्व करके निकालना कि नेट चार्ज क्या आ रहा है इस पर, ठीक है, नेट फोर्स क्या आ रही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अरे बाप रे, और भी है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू प्लेस। अच्छा ठीक है, तो देखो दो तरीके के सवाल बनते हैं, या तो एक ऐसा सवाल दे देगा कि कोई सा एक बुक तुमसे पूछ लेगा, तो एक का मैंने आपको जुगाड़ करके बताया। ऐसे ही आपको ये पूछ लेगा कि आपको रैंडम फिगर्स दे देगा और बोलेगा बीच में चार्ज है, तो बीच का बताओ। अगर कभी भी आपको एक ऐसा सा क्वेश्चन आता है जिसमें एक यूनिफॉर्म चार्ज आपको दे दिए जाते हैं और बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, सेम वैल्यू के चार्ज हैं, तो इसको करने का बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इसका जो एफ नेट होती है ना बेटा, वो हमेशा 0 निकल के आती है। उसको ऐसे याद रखो। देखो अगर आप इसको देखो, इस वाले को देखो, तो बेटा ये चार्ज इसको यहाँ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको यहाँ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज यहाँ और ये वाला चार्ज यहाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, यानी नेट फोर्स इसमें 0 ही निकल के आने वाली है ना। तो जब भी आपको ऐसा कोई इमेज दे दी जाए, तो ऐसे में अगर इक्वली प्रोपोर्शनल आपको दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस पे है और प्रोपोर्शनल है, चाहे आपको ऐसा पेंटागन भी दे दे, 2 3 4 5 ये भी दे दे, हेक्सा दे दे, ट्रायंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, तो ऐसे में आपका, चाहे रेक्टेंगल भी दे दे, स्क्वायर है, तो ऐसे में आपका जो एफ नेट है ना बेटा, वो 0 ही निकल के आएगी। इसकी अलग अलग वैल्यू आप निकाल लो, तो ऐड करो, देखो इन दोनों को ये दोनों काट देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो नेट फोर्स चाहिए देखो, चाहिए देखो, चाहिए देखो, चाहे वो देखो, हमेशा 0 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका याद रखना 0 ही है। ठीक है, अब बोलो तो मैं करके दिखाऊं, इसको तो कर सकते हो यार, करके दिखाएं, चलो करके दिखा देता हूँ, एक का करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देख लो, इसमें आप ये निकाल लो, मान लो ये F1 है, मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। भाई F1 कितनी आएगी, यहाँ देख लो F1 कितनी आएगी, F1 आएगी K। अब सुनो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये कितनी होगी, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2, A/2, और ये भी हो जाएगा A/2,
तो इससे आप ये निकाल लेना, ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसका सम होगा, तो हाइपो का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, ट्वाइस ऑफ a/2 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बाय, सॉल्व करना तो a स्क्वायर बाय 2 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2। तो ये डिस्टेंस निकालने का तरीका है, तो डिस्टेंस हमने यहाँ निकाल दिया a स्क्वायर बाय 2। अब बस डिस्टेंस को फॉर्मूला में रख दो, k इज q1 कितना है q और q2 कितना है q बाय r स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ रहा है, a स्क्वायर बटे 2 को ऊपर भेज दो, तो ये ऐसा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k q बाय a स्क्वायर। अब ये आ रहा है। सिमिलरली अब तुम इसका निकालो इस तरफ, तो इसका निकालोगे तो वो भी इतना आएगा, फिर ये तीसरा भी इतना, चौथा भी इतना, वेक्टर सम करोगे, डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नीट्यूड सेल में, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। नेक्स्ट देखो आपको क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ से ना कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सीबीएसई खत्म हो जाएगा और जो नीट या जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज n टाइम्स द अदर चार्ज। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, लेट्स से एक चार्ज यहाँ पे q है, तो अगला चार्ज जो है वो nq टाइम्स है बेटा, और इनको d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब ये जो दूरी है ये आपको दे रखी है d डिस्टेंस पे। आपसे पूछ रहा है थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन देम such that it remains in electrostatic equilibrium, find the position of third charge। जाहिर सी बात है थर्ड चार्ज इसके बगल में ही आने वाला है q के पास, क्योंकि ये तो बड़ा है ना। अब इसको निकालने का तरीका सेम है कि आप दोनों पे फोर्सेस निकालिए, एक को x मान लो और फिर दूसरे कैसे हम निकालेंगे इसको। देखो मान लो इसके पास ही आने वाला है, हम ये कॉन्सेप्ट से देख चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इससे x दूरी ले लो, ये है, यहाँ पर आप थर्ड चार्ज q को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब ये कितना आएगा, तो भैया इसके द्वारा जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, वो है k बाय x का स्क्वायर। तो इसके द्वारा कितनी फोर्स लग रही है, इसके द्वारा जो फोर्स लग रही है सेकंड nq की वजह से जो फोर्स लग रही है वो लग रही है q टाइम्स ऑफ nq बाय d माइनस x का होल स्क्वायर, इतनी लग रही है। अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो ये आएगा q बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ nq बाय d माइनस x का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है आप उसको काट दें, देखिए k से k कटेगा, q से q कटेगा, स्मॉल q से q कटेगा, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है बेटा, आपको मिल रहा है आपको मिल रहा है d माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। आपको आंसर कुछ ऐसा मिल रहा है। अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं, क्यों ना मैं इसको पहले, ओके देखिए मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ऐसा ना लिख के, मैं इसको x स्क्वायर को पहले यहाँ भेज लूँ और इसको यहाँ भेज के मैं इसको बेटा नीचे यहाँ x स्क्वायर रहेगा और ये यहाँ n रहेगा। ठीक है ना, मैंने क्या करा, d माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजा, x स्क्वायर यहाँ था ही और ये n के बराबर रख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ d माइनस एक्स बाय एक्स का की बराबर रूट n हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट n टाइम्स ऑफ x की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ फेंकें, रूट n x प्लस में x हो जाएगा। बेटा x को कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बचा रूट n प्लस 1 d, तो बेटा x आया d अपॉन रूट n प्लस 1, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब समझना बेटा, ये जो फॉर्मूला है सर इसमें आपने क्या कर दिया, आपने तो वैसे ही करके दिखाया नहीं, ये एक जनरल केस बना। देखो कैसे बना, ये जो केस हमने बनाया x इक्वल्स टू डी अपॉन रूट n प्लस 1, कोई भी तुम्हारे पास क्वेश्चन हो, तुम यहां से इस फॉर्मूले से तुम वैल्यू निकाल सकते हो x की। देखो कैसे, n को समझो, d तो तुम्हें पता ही है, n क्या है, n तो रेशो है कि एक चार्ज दूसरे से कितना बड़ा है। यहां पर अगर तुम देखो, अगर मान लो एक q1 q2 है, अगर q2 बटे q1 का रेशो मैं तुमसे पूछूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा nq बटे q से q गया, तो q मतलब एक चार्ज q2 q1 से कितना बड़ा है ये n तुम्हें बताता है। ये तो वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो और इससे तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के। ये क्या है, ये एक तरीके से तुम्हारी ट्रिक बन गई है, ये तुम्हारे लिए बढ़िया सी एक ट्रिक बन गई है कि अगर तुम्हारे पास बेटा सेम नेचर का चार्ज है तो तुम
बिल्कुल वो तरीका Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फिर बैलेंस करो, ये करने की जरूरत नहीं। तुम डायरेक्ट सेम नेचर ऑफ चार्ज के लिए तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, x आ जाएगा d अपॉन रूट एन प्लस वन। लेकिन सर अगर सेम की जगह ऑपोजिट नेचर के चार्ज आ गए तो तब हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऑपोजिट नेचर में माइनस आ जाता है, तो ऐसे में आप रूट एन माइनस वन लगाओ। देखो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था ना, तुम देखो इसको ध्यान में रखो, तुम देखो कैसे कर सकते हो। मैं ग्रीन उठा लेता हूं, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन करा था एक कौन सा क्वेश्चन था कहां गया वो? ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इसमें ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमने ये सारा तामझाम करा था, तो ये करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक में क्या है? ट्रिक क्या था? x आता है d अपॉन रूट एन प्लस वन आता है। तो तुम d की वैल्यू कितनी दे रखी है? d की वैल्यू 3 दे रखी है बेटा, तो 3 कितने गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है। देखो ये 4 गुना, तो रूट एन यानी रूट फोर प्लस वन। बेटा इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा? देखो 3 अपॉन 2 प्लस 1, 3/3, आंसर आया 1। बेटा वही तो बनाया था हमने, ये सारा काम बच गया हमारा। बताओ मजा आया या नहीं आया? ठीक है ना, ये सारा काम बच गया। तो तुम इस तरीके से अपने बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जैसे आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, तुरंत से पहले फटाफट निपटाते हैं इसे। देखिए ठीक है, फॉर्मूला याद रखो। तुम्हें क्या कह रहा है? 4q और q, n की वैल्यू कितनी है? 4 गुना ज्यादा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है तुम्हें? r, यानी तुम्हारा x कितना आएगा? r अपॉन रूट 4 प्लस 1। r कितना है बेटा? 2 प्लस 1, यानी आएगा r/3। तो क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, थर्ड चार्ज कहां रखा जाए कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो भैया छोटे चार्ज से r/3 डिस्टेंस की दूरी पे। तो कहां है ये? बी ऑप्शन इज करेक्ट, r/3 फ्रॉम q चार्ज। देखो एक और क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज 9q और q जो 16 सेंटीमीटर की दूरी पे थे। जब भी ऐसा आए तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, ऑप्शन सेंटीमीटर में ही है तो कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है थर्ड चार्ज कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो डिस्टेंस कितना है? 16, ऊपर लिखो 16। ठीक है, कितने गुना ज्यादा बड़ा चार्ज है? 9 गुना। तो 9 का रूट 3, तो 3 प्लस 1 4, तो 16/4 कितना आ गया? 4 आ गया। यानी आप Q चार्ज से 4 सेंटीमीटर पे रखो, तो Q चार्ज से Q से 24 और 12 है ही नहीं ऑप्शन में, है ही नहीं, यानी Q वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। अब सुनो, मान लो एक Q है, एक 9Q है और ये 16 है, आपको पता है इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये तो ऑप्शन मिल नहीं रहा। कोई नहीं, अगर इससे 4 है तो इससे 12 हो जाएगा। तो भैया बड़े वाले से 12, देखो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9Q, सो करेक्ट आंसर इज दिस। स्पीड देखो कितना तेज हो गया हमारा, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रिंग प्रॉब्लम तुम्हें दे रहा है। अब ये क्या है? स्ट्रिंग प्रॉब्लम, ये लास्ट है बेटा, लास्ट टॉपिक है। देखो क्या है, मान लो एक स्ट्रिंग है जिसके मास, 2 मास हैं और दोनों मासें जो हैं mm आपको दे रखे हैं, और साथ में इन दोनों पे कुछ QQ चार्ज है और r डिस्टेंस की दूरी पे आ गए। अब ये कैसे आए? देखो सेम चार्ज है, देखो सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे तो दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूं। गुब्बारे लो, दोनों पे सेम चार्ज ऐसे लगाओ और एक से बांध दो, वो कभी ऐसे मिलेंगे नहीं आके, वो दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो सेम यहां पर भी वही है कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। अब इस पे आपको क्लास 11th में जो लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा है उसमें आपको पूरा का पूरा इसका अगर आप देखो तो आपको पूरा का पूरा फोर्सेस बनानी आनी चाहिए, फोर्स का एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सी फोर्स कहाँ कितने एंगल पे लग रही है। आओ इसको देखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर देखो भैया, इन दोनों पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, और क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होती है तो बेटा इस पे फोर्स इस तरफ और इस पे भी फोर्स इस तरफ। ये कौन सी है? Fe। ठीक है, दूसरा क्योंकि मास है तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो दूसरी फोर्स इनमें कौन सी है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो इसको नीचे लेके जाएगी। और बताओ और कौन सी फोर्स है बेटा? धागा बांधा हुआ है तो एक टेंशन लग रही होगी, इस तरफ टेंशन लग रहा होगा। अब ये टेंशन टेढ़ा जा रहा है। 11th में, अभी 11th के अभी मेरे पास, अभी मैंने कोई लेक्चर डाला नहीं है, लेकिन मैं अपनी क्लास में हर बार बनाता हूँ। ये जो टेढ़ी मेढ़ी फोर्स होती है ना, यही तंग करती है। इनको सीधा करा करो, सीधा ऐसे ऐसे सीधा, ताकि अगर अपोजिट है तो माइनस करा, सेम है
तो ऐड कर दिया, ये टेढ़े वेढ़े को ठीक करो। अब इसमें तुम क्या करोगे, अब इसमें तुम बेसिक से कंस्ट्रक्शन कर लो। देखो z बन रहा है जंग जंग और ये जंग, z बन रहा है। अब ये एंगल थीटा, तो बेटा ये छुटकू एंगल भी थीटा, यानी तुम बोल सकते हो कि ये यहां पर कौन सा लें, नीला ले लें, टी का, अच्छा पिंक की ले लेते हैं ना, पिंक की ले लेते हैं, पिंक 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 पिंक, टी का ये होगा टी का कॉस कंपोनेंट और इस तरफ आएगा टी का साइन कंपोनेंट। अब मुझे इस टेढ़े वाले टी की जरूरत नहीं है, अब तुम इसके लिए इवैल्यूएशन कर लो। ध्यान से देखो, तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो टी साइन थीटा बेटा बराबर किसके है, एफ ई के, और यहां देखो टी कॉस थीटा किसके बराबर, ये बराबर है एफ जी, देखो इसके बराबर है। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। अब आप इन दोनों का रेशियो ले लो, तो रेशियो ले लोगे तो टी से टी कटेगा और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर एफ ई बाय एफ जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज दी फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, ये आपको पता रहना चाहिए। तो एक तो tan थीटा इसके बराबर आ गया एफ ई बाय एफ जी के, तो एक तो ये है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, जनरल अगर आप टी को भी देखो, अगर टेंशन पूछे जनरल टेंशन, तो जनरल टेंशन क्या है, टी क्या है, ये टी बेटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा का होल स्क्वायर। टेंशन जो है इसके बराबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अपने जहन में रखो। तीसरा आपको क्या बता रहा है, देखो अगर आप कोई एक ट्रायंगल पकड़ लो, अगर इसका एक ट्रायंगल आपने पकड़ लिया और इस ट्रायंगल को आप अगर इवैल्यूएट करो, तो मैं ये ट्रायंगल ना आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ, देखो आपको एक बढ़िया चीज़ समझ में आएगी, बढ़िया चीज़ समझ में आएगी। देखो क्या है, मैं अपन इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल को ले लेते हैं, मैं इसको यहाँ नीचे बना देता हूँ। देखिए एक तो हमारे पास ये ऐसा और ये यहाँ पर मास है। अब समझिए ये एंगल थीटा है बेटा, ये एल लेंथ है और बेटा ये डिस्टेंस r बाय 2 है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये एल स्क्वायर माइनस आर बाई 2 होगा, ये होगा एल स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इतना ही होगा ना। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं इसका स्क्वायर, तो ये इसके अंडर रूट के बराबर होगा, कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है उसके बराबर होगा, तो ये रूट में ही आ गया। अब अगर तुम देखो ये tan थीटा है, मतलब ये थीटा है, यहां से अगर तुमसे कोई पूछे कि tan थीटा कितना आएगा, तो बेटा tan थीटा की एक और वैल्यू तुम बता सकते हो जो कि डिस्टेंस के रूप में आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी। tan थीटा इज r बाई 2 डिवाइडेड बाय बेस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस r बाई 2 का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला भी है, लेकिन ये फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूला बहुत पेचीदा है, उसको याद करना मुश्किल है। ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम एक एजम्पशन लेते हैं कि क्योंकि ये एंगल थीटा एंगल बहुत कम आएगा, इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होगी कि दूर हो जाए, तो ये बहुत कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस tan थीटा इज मच स्मॉलर देन 1, तो ऐसे में बेटा tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा, यानी इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी r बाई 2 ऑफ l। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सिचुएशनल फॉर्मूला है जिसमें एंगल बहुत बड़ा नहीं है, तो दिस इज योर थर्ड पार्ट। ठीक, तो ऐसे में याद रखो, आप एंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं। चौथी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है, और क्या है इसमें मेन, और देखिए मेन क्या है, देखिए यहां पर ये जो tan थीटा आया, ये थीटा ये एंगल है, ये एंगल है जो ये वाला एंगल हमने इसके लिए निकाला, ऐसे मैं इसके लिए भी निकाल सकता हूं सेकंड के लिए, तो वो क्या आएगा आइए देखते हैं। अगर मैं यहां पर फिर से इसको करूं तो tan थीटा 1 बेटा आया है एफ ई बाय एफ जी विच इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर टाइम्स एफ जी, ये क्या है एफ जी। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास, tan थीटा 2 क्या है, tan थीटा 2 वो भी क्या आएगा एफ ई बाई एफ जी, यानी के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर टाइम्स एफ जी। देखिए ये इतना आएगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये बराबर है फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर बराबर है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान के चलिए इनका मासेज अलग है, इसका मास जो है
वो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको निकालूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि tan θ1 बाय tan θ2 का रेशो अगर मैंने निकाल लिया, इनका अगर मैंने रेशो निकाल लिया, तो रेशो निकालूंगा तो देखो k से k जाएगा, Q1 से ये Q1, Q2 से ये Q2, R से R। Fg को अगर मैं खोलूंगा, Fg होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, यानी मास का प्रोडक्ट m1 m2 और m1 m2। यानी अगर इसको मैं सॉल्व करने पे आऊंगा तो यहां पर जो tan θ1 बाय tan θ2 है वो आ जाएगा m2 बाय m1 के रेशो के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि यहां आपको पता चल रहा है कि जो रेशो है, रेशो इन दोनों का जो रेशो है ये बराबर नहीं आया, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप आंसर देखो tan थीटा वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिला है जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी रेशो आ जाए तो वो चार्ज के इंडिपेंडेंट रहता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे सिर्फ अलग इंडिविजुअल पूछा, tan थीटा पूछा, तो वो डिपेंड करता है बेटा। तो ये चीज आप याद रखो। आई थिंक दिस इज इनफ। आओ इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडीज ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ l फिक्स, द होल सिस्टम इज टेकन इनटू अ ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देन फाइंड द टेंशन। अच्छा, आपको ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है बेटा जिसपे ऐसा दो मास है और दोनों का मास m ही है और दोनों का चार्ज भी सेम है, टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, और ये l डिस्टेंस पे है और इनके बीच में वही सेम फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कह रहा है कि ये इसको आर्टिफिशियल, मतलब आप इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ पे के ऑर्बिट पे घूम रही है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी, मतलब जो फोर्स इसको नीचे लिए हुए है वो तो अलग हो गई, यानी अब इस पर यही फोर्स लग रही है, तो इसको खींचते खींचते अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा LL, यानी ये 2L डिस्टेंस पे आ जाएगा Q1 और Q2 चार्ज। तो इस पे क्या क्या पूछ कर रहा है, टेंशन पूछ रहा है, टेंशन। तो इस पे टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी, यानी KQ स्क्वायर बाय 2 दूनी 4 4L का स्क्वायर। ये शायद ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ये रहा, ये ना दिख नहीं रहा होगा यार तुमको, KQ स्क्वायर बाय 4L का स्क्वायर, यही है, ये दिख रखा है, क्योंकि ये तो L का स्क्वायर है। ये जरा क्वेश्चन उठाया था, स्क्रीनशॉट ढंग से आया नहीं, इस वजह से शायद आपको ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। mg का तो कोई रोल ही नहीं है, ग्रेविटेशनल का तो कोई रोल ही नहीं है, खत्म हो गई है, तो इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। आइए एक धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं ध्यान से, इसको देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। आइए गिवन देखते हैं ये क्या कह रहा है आपसे। गिवन देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बेटा आज का। ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज मेटेलिक स्फेयर आर हंग बाय अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग मेक 60 डिग्री एंगल। मतलब आपको ऐसा एक मेटेलिक बॉडीज दे रखी है, दोनों पे 60 डिग्री का एंगल है विद ईच अदर, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्रीज का बन रहा है। When the whole system is kept in a liquid of density 0.5 gram per cc, the angle remains same। अच्छा ओके ठीक है, आपको ये कह रहा है कि ये पूरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। अब क्या फोर्स लग रही है, अब आपको पता है किसी एक बॉल को पकड़ लो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ऐसे लग रही है, टेंशन कुछ ऐसे लग रही है, इसके कंपोनेंट लोगे तो ये आ जाएगा T का कॉस कंपोनेंट और ये आ जाएगा T का साइन कंपोनेंट और ये आ जाएगा mg, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को आपने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया और लिक्विड की डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये आपको गिवन है, ये है 0.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। कह रहा था एंगल रिमेन सेम, मतलब ये कह रहा है एंगल सेम ही है। अब सोचो इसको अगर मैं एक लिक्विड के अंदर डाल दूं, लेट्स से दिस इज द लिक्विड, दिस इज द लिक्विड, ये एक लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर डालने के बाद भी कह रहा है एंगल 60 डिग्री का ही बन रहा है, एंगल सेम है। लिक्विड के अंदर हमको पता है एक अपथ्रस्ट लगने लग जाता है, यानी इस पूरे प्रोसेस में एक अपथ्रस्ट भी ऊपर आ जाएगा इस बॉडी पे जो यहां लगेगा, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V rho g। क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था मैंने, K ऑफ फ्लूइड वेयर डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज, अच्छा डेंसिटी ऑफ स्फीयर भी दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर मतलब बॉल की डेंसिटी भी दे रखी है 1.5 ग्राम
पर सीसी, ये भी दे रखी है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। पहले केस 1 इसको समझते हैं, इसका कुछ निवारण करते हैं। बेटा केस 1 में अगर आप देखें तो आप यहां से बोल सकते हैं कि टी साइन थीटा जो है बेटा ये बराबर है एफ ई के, और टी कॉस थीटा है, ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया है, आई होप ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये बराबर है बेटा एम जी के, ये एम जी के बराबर है, ठीक है ना, तो ये एम जी के बराबर है। अब इसमें देखिए तो टी टैन थीटा ये बराबर आ जाएगा बेटा एफ ई बाय एम जी के। अरे हट जाओ भाई, एफ ई बाय एम जी, ठीक है, ये आपको यहां पर गिवन है। टैन थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है 30 डिग्री हो जाएगा। देखो हम थीटा ये लेते हैं ना, इसको लेते हैं ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपको ये इक्वेशन मिल गई है पहली वाली, अभी समझना अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा। अब दूसरी आ जाओ ये सिचुएशन, दूसरी में ये सिचुएशन, इसमें क्या सिनेरियो है, इसमें भी अगर हम फोर्स को बैलेंस करें तो टी साइन थीटा यहां पर केस 2 सेकंड को लिख रहा हूं, टी साइन थीटा बेटा एफ ई के ही बराबर है, और टी कॉस थीटा प्लस में अब थ्रस्ट बराबर हो जाएगा एम जी के, यानी टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी माइनस यू के। अब यानी मैं इसमें भी जैसे ये इसका रेशियो निकाला, मैं इस फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा टी टैन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बटे एम जी माइनस यू, ठीक है। तो मेरे पास एक तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ है। अगर थर्ड और फोर्थ को आप देखो तो थर्ड और फोर्थ को मैं अगर इक्वेट करूं तो मैं ये लिख सकता हूं इक्वेटिंग 3 and 4, अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा, तो मुझे मिल जाएगा एफ ई बराबर एम जी जो है ये बराबर आ जाएगा एफ ई बराबर एम जी माइनस यू, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काटें यहां पर, देखिए एफ ई से एफ ई यहां पर निपट जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं, एफ ई से एफ ई निपट जाएगा, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। तो 1 बाय एम जी, अब देखिए मास के टर्म्स में दे दिया, लेकिन यहां पर कुछ डेंसिटी जैसी चीज है, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो मैं क्या मास को ये लिख सकता हूं कि 1 बाय मास की जगह क्या डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, किसकी डेंसिटी, स्फेयर की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ स्फेयर कितनी है, डेंसिटी ऑफ स्फेयर इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टाइम्स जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जी तो है, इक्वल्स टू 1 बाय सेम मास में वही डेंसिटी ऑफ स्फेयर इनटू में वॉल्यूम टाइम्स जी माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट होता है बेटा वी रो जी, अपथ्रस्ट कितना होता है वी रो जी। ये क्या होता है, वी क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब इसको पूरे में डुबो दिया तो ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना स्फेयर का वॉल्यूम है। आगे क्या है, ये क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें है, और जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा बेटा वी डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, और ये जी। देखो अब ये आ गया। अब इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, क्या क्या कॉमन ले सकते हो, देखो अगर मैं यहां से क्या कॉमन लो, डेंसिटी ऑफ स्फेयर यहां से आ जाएगा, और डेंसिटी ऑफ स्फेयर तो नहीं ले पाऊंगा कॉमन, वीजी ले जाऊंगा, हाँ वीजी। तो यहां से ध्यान से देखो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्फेयर टाइम्स वीजी इक्वल्स टू, यहां से वीजी कॉमन ले लो तो आपको अंदर बचेगा 1 बाय डेंसिटी ऑफ स्फेयर माइनस 1 बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये बचेगा बेटा। अब जो कट रहा है उसको फिर से काट दें, ये लाइन बढ़िया है, जो कट रहा है उसको काट दे। तो देखो बेटा ये वीजी से वीजी कटेगा, तो अल्टीमेटली कहाँ लिखा जाए, आगे हमारे पास जगह है नहीं, तो इसको छोटा करा जाए सर, छोटा करा जाए, कहाँ छोटा करें, इसको ही छोटा कर दें भाई, इसको ही छोटा कर दें, इसको छोटा कर दें, और इसको ज़रा यहाँ कर दें, और अब इसको यहाँ लिख दें। तो आइए, तो आपको क्या मिला, 1 बाय डेंसिटी ऑफ स्फेयर विल बी इक्वल्स टू 1 बाय ds माइनस 1 बाय dl, ऐसा आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ स्फेयर कितना है भाई आपके पास, सब कुछ कट रहा है, कुछ दिक्कत तो कर दी क्या हमने, वीजी कट गया, ठीक है, देखते हैं एक बार। तो डेंसिटी ऑफ स्फेयर बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक सेकेंड, ठीक चल रहा है ना। डेंसिटी ऑफ स्फेयर कितना है 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्फेयर इज 1.5 माइनस 1 बाय लिक्विड कितना है 0.5।
तो 1.5 माइनस 0.5 ऐसा दे रखा है। क्यों ना मैं इसको ऊपर फेंक देता यार, फिर काटता। ये 1/1 तंग करेगा मुझे। इसको अगर मैं रेशो में ऊपर ले जाता तो सही रहता ना, तो सही रहता। और 1 के बराबर रख देता इसको, 1 के बराबर रख देता। इसको 1 के बराबर रख सकता था। ये नहीं करना, ऐसा तो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इसको मैं क्यों ना ऐसे कर दूं, इसको ऊपर फेंको, इसको ऊपर फेंको, तो ये हो जाएगा Vg माइनस, सॉरी Vg कह रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ स्फेयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 1। ऐसे कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्फेयर से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 1। इसको काटो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ रहा है 0.5 और स्फेयर है 1/5। तो ये 1 माइनस 0.5 बाय 1.5, ये ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व करो। 1.5 माइनस 0.5 इज 1। ये तो बराबर होकर कट गए। एक सेकंड, कहाँ गलती करी है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है ना, के पूछा है। एक सेकंड, अरे के तो हमने डाला ही नहीं। एफ से एफ ही काट, अरे एफ से एफ ही काट दिया। ये गलती करी है यहाँ पर, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, ये गलती कर दी। ठीक है, देखो गलती समझ आई क्या? एफ से एफ ही काट दिया। ये नहीं काट सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर फर्क पड़ेगा। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हैं सर? अभी आपको मिल जाएंगे 2-3 डिसलाइक। हो जाती है यार गलती, ध्यान नहीं रहता, कोई नहीं। आइए इसको करते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा एफ ई बाय एम जी जो है ये आ जाएगा एफ ई बराबर एम जी माइनस यू। इसको काट नहीं सकते, मैं चीज़ ही काट दी यार, कहाँ था दिमाग भाई। एफ ई बाय एम जी, पता क्या हो रहा है यार अभी ना, क्या है पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, अब ठीक है हो गई गलती भाई, अब एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। अभी देखो तुम्हें आवाज़ आई होगी, क्या है बगल में गेट है खुला हुआ है और इस टाइम पे शाम हो रही है, ठीक है, तो कुत्ते और बच्चे दोनों एक साथ भौंक रहे हैं। अब उसकी वजह से बीच बीच में मेरे को वीडियो को कट करना पड़ता है, जब मेरे को लगता है कि आवाज़ आ गई है यार, रोक के फिर से बनाना पड़ता है। तो तुम्हें बीच में शायद कट भी महसूस हुए होंगे। तो इस टाइम पे ना, शाम का टाइम है, तो मेरा ध्यान आधे से ज़्यादा बाहर है कि मेरे को फटाफट खत्म करना है, ताकि फटाफट अभी कुत्तों को खाना मिलेगा तो भाई कुत्ते भौंकते हैं, तो आधे से ज़्यादा ध्यान उधर की वजह से ये बेवकूफ़ाना गलती हो गई। खैर चलो आ जाओ। तो ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, वो लग रही है पानी अंदर, वो लग रही है इधर। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो आओ देखते हैं। अब एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी ये जो फोर्स है एफ ई, जो बेटा यहाँ लग रही है, आपको पता है ये नेट, इसका जो रिलेशन है वो क्या आता है? ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पूछ रहा है ना, तो ये के टाइम्स घटने वाली है ना। तो हम एफ ई दोनों का रिलेशन निकाल देते हैं। इसको एफ ई की जगह एफ लिक्विड कर देते हैं, और ये तो एयर में है ही, इनका रेशो निकाल लेते हैं और उससे हमारा डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि ये एफ ई का हम 1/k करके कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं, आगे करते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा एम जी, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, एम जी माइनस अपथ्रस्ट बाय एम जी इक्वल्स टू एफ फोर्स इन लिक्विड बाय फोर्स इन एयर। तो एम जी बाई एम जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सेम वो तरीका मास के टर्म्स में हमें दे दिया है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्फेयर इंटू वॉल्यूम टाइम्स जी माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को भी मैं डायरेक्ट वी रो जी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा वी रो डेंसिटी, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये जी डिवाइडेड बाय सेम डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉरी टाइम्स वी टाइम्स जी इक्वल्स टू एफ एल बाय एफ ए। अब ठीक है, अब जो इसमें कट रहा है काट दो। देखो वी जी कॉमन लेके इसमें कट सकता है, तो मैं इसको काट देता हूँ। कॉमन लेके तुम काट देना, इसमें से वी जी, इसमें से वी जी, और ये वी जी कट जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास बचेगा डेंसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं। तुम्हारे पास बचेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू एफ एल बाय एफ ए। एफ एल बाय एफ ए। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है भाई? 1.5 और लिक्विड है 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है? 1.5 इक्वल्स टू एफ एल बाय एफ ए। तो इसको बेटा सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 1.5 में से 0.5 गया तो 1, यानी एफ एल बाय एफ एम। अब मेन चीज हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, फाइनल आंसर। तो आपको मिल रहा है फोर्स इन लिक्विड डिवाइडेड बाय फोर्स इन
एयर बराबर आ रही है 1/1.5। इसको अगर आप देखोगे तो FA कितना है, FA इज 1.5 टाइम्स ऑफ FL हो गया, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ लिक्विड इज एयर का 1/5, मतलब लिक्विड में जो फोर्स है वो 1.5 टाइम्स घट गई है। इसका मतलब ये है वैक्यूम के मुकाबले। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये इसी का तो आइडिया देता है हमको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको इसी का तो आइडिया देता है, इसी का तो आइडिया देता है। देखो एफ ऑफ मीडियम इज एफ ऑफ वैक्यूम बटे यानी एयर बटे रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो होती है। यानी 1.5 टाइम्स अगर ये घट गई है फोर्स, इसका मतलब परमिटिविटी 1.5 ही होगी, यानी इसका आंसर है 1.5। तो इसका के का आंसर आएगा बेटा 1.5। तो यहां पर आपका ये सवाल होता है समाप्त, और यहां पर अब हमारे पास फोर्स के क्वेश्चंस होते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, नया कॉन्सेप्ट। आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा। चलो थैंक यू, बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इससे पहले बच्चे चिल्लाएं, कुत्ते भी भौंकें। खत्म करते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।